हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम और एसजीएस के लाइव शो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक सीरीज कर रहे थे श्री त्रिलोक दीप जी के साथ, जो भारत के एक लेजेंडरी पत्रकार, रिपोर्टर और बाद में संपादक भी रहे हैं और पत्रकारिता की दुनिया में एक तरह से भीष्म पितामह, बड़ा नाम, और जिन्होंने साहित्य की दुनिया के जो बड़े-बड़े दिग्गज हैं, जिनमें अज्ञेय हैं और कुछ और नाम भी हैं जिनके साथ उन्होंने कार्य किया। आप पहले 4 एपिसोड त्रिलोक दीप जी के साथ देख चुके हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम 5वां एपिसोड त्रिलोक दीप जी के साथ लेकर जा रहे हैं और लेकर आ रहे हैं, और इसी कड़ी में हम स्वागत करेंगे त्रिलोक जी का। त्रिलोक जी, स्वागत है आपका। बहुत-बहुत आपने वक्त निकाला, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े आप। नमस्कार। अ, जब हम पहले बात कर रहे थे, खास तौर से जिसे कहते हैं कि पार्ट 4 के अंदर की, जहां उसका अंतिम भाग आया था, तो हमने आपसे कहा था कि वहां पर अज्ञेय के साथ जो सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो भारतीय पत्रकारिता के भी और कहा जाए तो साहित्य के भी एक बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं, और उनके साथ त्रिलोक दीप जी को काम करने का मौका मिला। कई वर्षों तक उनके अपने अनुभव हैं। बात जहां पर अब हम शुरू करेंगे वो थी कि अज्ञेय एज ए रिपोर्टर और अज्ञेय एज ए चित्रकार, जिनकी प्रदर्शनियों के उद्घाटन कुछ ऐसे लोगों ने किए थे, ऐसी शख्सियत ने किए थे कि उनके नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, उसकी बात करेंगे त्रिलोक दीप जी के मुंह से ही। कि त्रिलोक जी, स्वागत है एक बार फिर से। और हमारे दर्शक इंतजार तो कर रहे थे इस एपिसोड का, लेकिन शायद कई कारण ऐसे हो गए बीच में कि हमारा 5वां एपिसोड डिले हुआ है। इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। यात्रा प्रारंभ करते हैं वापस से अज्ञेय जी के साथ में। तो एज ए रिपोर्टर, एज ए चित्रकार, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, और उसकी कोई भूमिका हो तो वो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, त्रिलोक जी आप कर सकते हैं। धन्यवाद दिनेश जी। आप खासे व्यस्त थे, होना भी चाहिए था, हालात ऐसे थे। बल्कि मैंने ही आपको सुझाव दिया था कि जो और चीज़ें हैं उन पे आप ध्यान दीजिए, और साथ खास तौर पर अपनी सेहत पर। जी आपने मेरी चलिए, बात मानी, बहुत अब बहुत। ये तो चलता ही रहेगा सर। अब इसको आपने साइडलाइन मेरी कर बात देते हैं। मानी, बहुत। अब आपने मेरी सीधे आगे, बात मानी, बहुत। जी जी सीधे जी, ही आ रहा अब हूँ। आपने मेरी बात मानी, बहुत बहुत सीधे शुक्रिया अज्ञेय पे आपका। आएंगे आप। हाँ, बिल्कुल। जी मैं थोड़ी सी भूमिका बांधनी पड़ेगी। जी, भूमिका बांधिए आप, वही तो इंतजार कर रहे हाँ। हैं हम लोग। दिल्ली में एक जगह है, इसका नाम है बहादुर शाह जफर मार्ग। जी उसे फ्लीट स्ट्रीट भी कहा जाता है। यहाँ दिल्ली से बहुत सी अखबारें छपती हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, नेशनल हेरल्ड, पैट्रियट, उर्दू के मिलाप, प्रताप, तेज, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे इंडियन एक्सप्रेस में फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी छपता है और जनसत्ता भी छपता है, उसी प्रकार 7 नंबर बहादुर शाह जफर मार्ग में टाइम्स हाउस है, टाइम्स ऑफ इंडिया का। वहाँ से अखबारें छपती हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा इकोनॉमिक्स टाइम्स, नवभारत टाइम्स, वामा वामा नहीं, दिनमान, और महाराष्ट्र टाइम्स। वहाँ दूसरी मंजिल पे एक बड़े हॉल में सभी पत्रकार बैठते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, निर्माण, इकोनॉमिक्स टाइम्स। तो एक ऐसा माहौल लगता है जैसे हम परिवार में एक साथ रह रहे हैं। कहीं किसी से दुराव नहीं, कहीं किसी से छुपाव नहीं, कहीं किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं, कहीं किसी से स्पर्धा नहीं, सब अच्छे प्यार मोहब्बत से करते हैं। ज्यों ही आप दूसरी मंजिल पर जाते हैं तो आपके दाईं तरफ इकोनॉमिक्स टाइम का ब्यूरो मिलता है। उसमें नवभारत टाइम्स के रघुवीर साहब भी दिखाई देंगे, आनंद जैन भी दिखाई दे जाएंगे, और टाइम्स ऑफ इंडिया के सुभाष किरपेकर भी और सुभाष चक्रवर्ती भी दिखाई दे जाएंगे। और जब बड़े हाल में आप आएंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ रिपोर्टर जेडी सिंह भी दिखाई दे देंगे, बीके जोशी भी देखिए, पीएन मलिक भी मिल जाएंगे, और बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो दुनिया में बहुत नामी रहे हैं और उनकी चर्चा अक्सर होती है। नवभारत टाइम्स में पंडित हरिदास शर्मा मिल जाएंगे,
चीफ रिपोर्टर रामातार त्यागी मिल जाएंगे, संडे टाइम्स के सत सोनी मिल जाएंगे, और फिर दिनमान के हम लोग होंगे। तो वहाँ 3 टेबल बहुत मशहूर थे। एक पहला था सत सोनी का, जो सन टाइम्स के संपादक थे। दूसरा था रवि वार्ता के संपादक रमेश चंद्र प्रेम का और माया शर्मा का। और तीसरा था दास का, त्रिलोकदीप का। और मेरे बिल्कुल पीछे थी लाइब्रेरी, बहुत संपन्न लाइब्रेरी थी। और कश्मीरी लाल शर्मा और एम जैन उसके इंचार्ज थे। एम जैन कवित्री इंदू जैन के हस्बैंड हैं, पति। दिनमान में अज्ञे सुबह 10:30 और 11 बजे के बीच आ जाते थे। एक रवायत चल पड़ी थी, परंपरा चल पड़ी थी, जब वो तशरीफ लाते थे तो हम लोग सब खड़ी होकर उनका अभिवादन करते थे। कुछ लोगों को ये मजाक लगता है कि हम बच्चों की तरह खड़े होकर अभिवादन करते हैं, क्यों करते हैं। हुआ यूं कि एक दिन जब मैं आ रहा था तो इकोनॉमिक्स टाइम्स के हमारे दोस्त हैं सतिंदर सिंह, उसे मैं सत्ती कहता हूँ। तो बोले, यार तुम लोग ये बताओ कि ये जब आता है बंदा तो खड़े क्यों हो जाते हैं। और दूसरा, इसका व्यक्तित्व देख कर लगता है कि हिंदी का नहीं हो सकता, ये अंग्रेजी का होना चाहिए। मैंने कहा तुम्हारी दोनों बातें सही है, मैं पहले दूसरे पे आता हूँ। मैंने कहा अंग्रेजी कैसे लगता है कि वो बर्कले में विजिटिंग प्रोफेसर है, जर्मनी की हाइडलबर्ग में विजिटिंग प्रोफेसर है, और उनके साथ उठना बैठना है। और जहाँ तक अंग्रेजी के होने का, अंग्रेज दिखने का सवाल है, तो बिल्कुल अंग्रेज दिखता है, वो पंजाबी है और लाहौरिया है, इसलिए वो दिखता है। जहाँ तक लोगों के खड़ी होने की बात है, वो इसलिए है कि अज्ञे को गुड़ती जानते हो तुम। कहना हाँ, क्या पंजाबी है क्या। गुड़ती उन्हें दलाई लामा के मिली हुई है, और दलाई लामा ने उनके कान में पता नहीं क्या क्या फूका है। तो मैं उनमें आध्यात्मवाद देखता हूँ, उन्हें उनमें एक आध्यात्मिक शक्ति देखता हूँ। और मुझे तो कभी ये लगता है कि तुम लोग भी जब वो एंटर करते हैं तो खड़े होते हैं। बोले हाँ, पैर तो हिलते हैं, सिर भी झुकता है। मैंने क्यों। बोले कोई तो है शख्सियत। मैंने कही है। और जहाँ तक इनके हिंदी या अंग्रेजी में होने का संबंध है, तुमने देखा होगा कि वो किसी से नहीं मिलने जाते। टाइम्स ऑफ इंडिया के गिरी लैंजान उनसे मिलने के लिए आते हैं, या थर्ड फ्लोर से तीसरी मंजिल के जो जनरल मैनेजर उनसे मिलने के लिए आते हैं। और मैंने कहा वहाँ एक ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे संपादक हैं जो अपनी शर्तों पे काम करते हैं। उनके मिलना अगर हो तो सिर्फ चेयरमैन मिलते हैं, शांति प्रसाद जैन या रमा जैन, वो किसी और से नहीं मिलते हैं। ये उनका अहंकार नहीं है, ये उनके आत्मसम्मान की बात है। वो ऐसे ही करते आए हैं। और एक छोटा सा वाक्य मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो बेसिकली क्रांतिकारी हैं। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथी रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि भगत सिंह ने जो असेंबली में बंदूक चलाई थी, पिस्तौल चलाई थी, वो अज्ञे ने बनाई थी। वो इसलिए कि क्रांतिकारियों में वो साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते थे, और जितना भी गोला बारूद बनता था उसकी रखवाली या उसे करता धरता यही थे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये उनके साथी विमल प्रसाद जैन ने मुझे बताया था। और विमल प्रसाद जैन भी हमारे अच्छे मित्रों में से हैं। और इससे पहले मुझे रायपुर में वैशम पाइन जी बता चुके हैं, वो भी उनके साथ क्रांतिकारी थे। तो ये उनका स्वभाव है। और ये वो जानता, जहाँ तक उनके आत्मसम्मान की बात है, तो एक दिन वो लाहौर जेल में बंद थे, जो कि अपनी बहुत उसके अत्याचारों के लिए, निर्दयता के लिए जाना जाता है। तो ऐसा मुझे विमल प्रसाद जैन ने बताया कि एक बार कोई गोरा आया, एसपी था, उसके बारे में मशहूर था, जब वो आता था बहुत बदतमीजी करता था, मार चढ़ाई करता था। जब वो अज्ञे के पास आया, मैंने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, जब उनके पास आया तो उसने कुछ ऐसे करने चाहे, तो इनका खून खोल कर उन्हें ऐसा जोर से थप्पड़ मारा उसे कि उसके पूरा जेल जो थी वो चौंक गई, ये कैसे हिम्मत होगी। तो जब उसके साथी उसको आगे अज्ञे को पकड़ने के लिए आए और फुसफुसाहट हो गई तो इन्हें फांसी हुई हुई, तो उस बंदे ने, उसका नाम शायद जैनकिंस था,
उन्होंने कहा नहीं, इनको मत हाथ लगाना। और वो बाद में सुना जाता है, जो कभी मौका मिले तो आपको बताऊंगा, वो उनका बहुत अच्छा मित्र बन गया। ओह। और उसकी आगे की सेवाएं फिर उसने ली फौज के लिए। तो ये आत्मसम्मान की बात है। और इस चीज़ को पूरी जेल क्या, पूरे स्वाधीनता संग्राम में फैल गया कि एक ऐसा भी क्रांतिकारी है जिसका नाम है वात्स्यायन, और वो ऐसे कर सकता है और कोई गोरा चू नहीं करता। ये एमटीए थे। तो ऐसे ही लोग पूछते रहते हैं कि भाई अंग्रेजी, मैंने कहा ये अंग्रेजी है और तुम लोगों के संपादकों से अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं। बोले जी वो कैसे? अब एक वाक्य मुझे और बता दीजिए, उससे पहले जी, मैं जरूर 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 पत्रकारिता पे आने बताइए, से जरूर पहले, पत्रकारिता से आने पहले एक वाक्य और बताता हूँ। जी जरूर जरूर जरूर। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। तो एक दिन मुझे कहने लगे कि दीप जी, मुझे राष्ट्रपति से मिलना है। मैंने कहा हो जाएगा। तो मेरे जो जीजा जी थे, मतलब प्रभजोत जी के हस्बैंड, वो राष्ट्रपति के डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी थे। तो उनसे मैंने कहा कि मेरा संपादक मिलना चाहता है। बोले हो जाएगा, हम 5 को नहीं रखते क्योंकि 5 को बड़ी भीड़ भाड़ती है, तो 6-7 को। तो मैंने उनको बता दिया अज्ञा जी को। तो बोले जब आना मुझे बता देना, तो मैं उन्हें खुद रिसीव करूंगा। तो तय हुआ 6 या 7 तारीख को गया, उनका अपने सेक्रेटरी से बढ़ के पास उस बनवा लिया। मैंने कहा ये गाड़ी निकल गई है, तो वो जब इतने बजे पहुंच जाए तो खुद उन्होंने रिसीव किया। आगे बहुत चमत्कृत, खुश। वो उन्हें उनके स्टाफ के पास ले गए, तो बोले इनका 15 मिनट का टाइम है। तो वो कह के चले गए अपने दफ्तर में। तो राष्ट्रपति आमतौर पर जब संपादक या कोई भी जाता है तो शिष्टाचार का मुलाकात होता है, कैसे प्रेजेंट्रीज होती हैं, कैसे कैसे होता है, तो होता है। तो वो सब हो गया के बाद तो आगे ने कहा कि साहब, आपने हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में जो लिखा है उससे मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। तो राष्ट्रपति चौंके, एक आदमी, एक संपादक, वो मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? बोले जो आपने ये लिखा है संस्कृत में, उसमें ये मतलब आता है। उन्होंने फिर उस संस्कृत का श्लोक प्रकट सुनाया। तो इस पर ऐसा बताया जाता है, राष्ट्रपति ने कहा कि ये तो फलां विद्वान का, तमिल विद्वान का ये रहता। तो बोले उस तमिल विद्वान ने ये फलां जगह पर ये उदाहरण भी दिए हैं। बोले आप तमिल भी जानते हैं? बोले जी वो भी जानता हूँ, संस्कृत भी जानता हूँ। ओह। बोले संस्कृत कहाँ तक पढ़ी है? बोले मैं एमए करने वाला था, लेकिन फिर मैं अंग्रेजी में एमए करने चला गया। संस्कृत बोले बचपन में। होता यह था दिनेश जी कि उनके घर में उनके पिताजी ने एक ये व्यवस्था कर रखी थी कि अब उनके बच्चे जो है घर पढ़ेंगे और मैट्रिक का इम्तिहान देंगे। तो उनके घर में जो पढ़ाया जाता था वो हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, फारसी और संस्कृत। तो बचपन से उन्हें संस्कृत पढ़ाई जाती थी। तो इसलिए वो संस्कृत के विद्वान थे। फारसी के मतलब विद्वान तो मैं ये कहूँगा कि वो हिंदुस्तान की 20 भाषाएं जानते थे, केवल बोलते नहीं ओह, थे, दिखते भी थे, पढ़ते भी 20 थे। भाषाएं। 20 उसकी वजह बताता हूँ। उनके पिताजी पुरातत्व वेदा थे, तो जगह जगह जाते थे उनके साथ। अब जन्म तो इनका देवरिया में हुआ था, एक खेत में जहाँ इनका कैंप लगा हुआ था, लेकिन थे तो पंजाबी है। तो बोले कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ के भाषा में पढ़ता हूँ, सीखता हूँ। वहाँ के यूँ जो बड़े होते गए, उत्तर प्रदेश गए, मद्रास में पढ़े, कश्मीर में गए, डोगरी बोलते, कश्मीरी, मतलब इतनी भाषा बोलते थे कि वो लोग कहते थे क्या है। मुझसे तो पंजाबी में बात किया करते थे। तो मैं तो कभी, अच्छा, बंगला रस्मिया के अखबार निकाला था। वो कब निकाला था, कभी मौका मिलेगा तो आपको बताऊंगा कि जब ये फौज में भर्ती हुए थे, फौज में क्या क्या किया करते थे, अंग्रेजी फौज ने इन्हें कैसे स्वीकार किए क्रांतिकारी को। एक इसका अलग लंबी कहानी है। जी बहुत जबरदस्त क्रांतिकारी थे ये। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथी थे, तो आप सोच सकते हैं कैसे क्रांतिकारी थे। जी जी जी। तो तो ये फिर उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ने कुछ और कहा तो उन्होंने फिर और उदाहरण दे दिया। किसी और का कहा तो कुछ और का उदाहरण दे दिया। तो ये जो 15 मिनट की मीटिंग थी वो 35 मिनट चली।
जी, और ये बताया जाता है कि राष्ट्रपति उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि एक बार फिर मिलेंगे। बोले जी हाँ, जब कहिएगा याद कीजिएगा, मैं आ जाऊँ। अब कुदरती ऐसा हुआ कि वो मुलाकात नहीं हो पाई। 67 में राष्ट्रपति बदल गया और ये शायद बर्कले चले गए, कुछ ना कुछ हो गया। तो ये मुझे जानकारी कर्नल नरेंद्र पाल सिंह ने दी। इनसे तो मैंने पूछा जी, कि भाई क्या हुआ। बोले हाँ ठीक है, धन्यवाद। कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे एडिटर ने हमारे राष्ट्रपति को ऐसा प्रभावित किया है कि वो फिर मिलना चाहता है। मैंने क्या हम्म, हुआ। बोले वो लोग तो मिलने आते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट्री आदान प्रदान किए, चल दिए, आपका दर्शन करने आते, ये नहीं दर्शन करने हैं। उसकी किताब को लेकर शुरू कर दिया। बोले राष्ट्रपति ने ये कहा कि ये सिर्फ फिलोसफर ही नहीं है, ये साइकोलॉजी भी जानता है, और इससे मैंने शब्दों कई सब्जेक्ट में बात की, इसका जवाब पक्का। तो मतलब मैं कोई भी सब्जेक्ट इसमें करता हूँ तो इसके पास चाहत है। तो कर्नल साहब ने हंसते हुए कहा सर, टिबेटन का नाम नोबेल प्राइज के लिए गया था। बोले हाँ, ऐसे बंदे को नोबेल प्राइज तो मिलना चाहिए जो हर सब्जेक्ट में माहिर हो और इतनी भाषाएं जानता हो, और मुझसे बैठ के, मुझे तो दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है ना, तो मुझसे बैठ के दर्शन की बातें कर रहा हो तो फिर कुछ ना कुछ तो खास हो। ये व्यक्ति की खास। बिल्कुल, बिल्कुल। और कई सत्ती। ये तो बड़ी खूबसूरत चीज़ बताई आपने कि हाँ एक अज्ञेय साहब के ये भी एक रूप थे जो लोगों तक सामने आने चाहिए थे, और आज ये नया जो प्रसंग आपने बताया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ में उनकी मुलाकात का, और उनको ही वहाँ पर देखा जाए तो एक किस्म से बताया उन्होंने आदरपूर्वक कि देखिए यहाँ इसका अर्थ ये होता है। तो अपने आप में बड़ा एक महत्वपूर्ण ये जीवन का हिस्सा है। ये एक तो उसका ये, एक आपने जो बताया है, और मुझे लगता है कि हम मेरे लिए भी एक जानकारी है, और जो दर्शक है उनके लिए भी जानकारी होगी। जी, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ तो सत्य की ये बात मेरे, कर रहे थे आप। हाँ मेरे बहनोई ने बताया था उनको, फिर मैंने अज्ञे से पूछा। बोले ये किया आपने। हंस दिए, कोई जवाब नहीं दिया, हंस दिए। ये बहुत खूबसूरत बंदे मेरे साथ, खैर बहुत खुले हुए थे। सती जो, वो मास्टर तारा सिंह का सेक्रेटरी था। मास्टर तारा सिंह अकाली नेता, जी, जी, उसके जी। सेक्रेटरी। पंजाबी कहानीकार थे भी थे, और मैंने उसकी पंजाबी कई कहानियां हिंदी में ट्रांसलेट कर छपवाई भी थी। दिलचस्प बात यह है कि उसकी पंजाबी, उनकी कहानियों का अनुवाद अंग्रेजी में नन अदर देन खुशवंत सिंह ने किया, हुँ। और किताब छपी है उसकी। तो ये सतिंदर था, खूब मुंह फट, खूब काम करने वाला, और मजे से काम करना। और हम लोगों के साथ इतने मोहब्बत थी सबकी, अंग्रेजी और हिंदी, कोई अंग्रेजी हिंदू नहीं था। अगर मैं डिप्लोमेटिक पार्टी में गया हूँ, और वहाँ से अगर जीएस भी हैं वहाँ पर, कोई भी है, मजे मजे आते थे। हिंदी में हिंदी वाले भी, अंग्रेजी वाले में मैं अगर डिफेंस वाले में गया हूँ तो योगेंद्र बाली वहाँ पर है। तो अच्छा लगता था, कोई तरह के मतलब ये उस वक्त माहौल था। मैं 1966 से लेके 1971 72 73 तक बता रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोग 10 चिड़ियाघर में चले गए। अब दिनमान आते में हैं, एक अब और छोटा सा चित्रकार बता, एक चित्र एक, हाँ जी, एक, जी, एक मैं एक और छोटा सा बताऊंगा। जी। सत्य ने मुझसे पूछा कि यार तुम ये, इसका नाम तो तुम अखबार में जाता है सच्चिदानंद वात्स्यन, तुम लोग अज्ञे क्यों कहते हैं, ये अज्ञे क्या क्या मतलब अज्ञे? मैंने कहा अज्ञे हुँ, मतलब हुँ, हुँ। अननोन। ये हुआ कैसे? मैंने कहा हुआ यूं कि इस बंदे को पंजाबी में तसीहे दिते जाते थे, मतलब बहुत दुखी किया जाता था। पंजाबी में जाते हो ना, तसीहे, तसीहे दिते जी, जाते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह इसका ट्रांसफर हुआ करता था, तो इस ऐसे ट्रांसफर होते होते वो दिल्ली में भी आए, इनको दिल्ली में भी ट्रांसफर दे दिया। तो दिल्ली में आए तो वहाँ पर उस वक्त नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कुछ लोग दिल्ली के आए, जिसमें कि हिंदी के लेखक ज्ञानेंद्र भी थे। जी, ज्ञानेंद्र कुमार जैन उन्हें कहते हैं, जैननाथ जी मशहूर हैं। तो उसी बैरक में जहाँ अज्ञे थे, तो देखा कि अज्ञे दिन भर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, करते रहते हैं। तो बोले तुम करते क्या? बोले मैं किससे बात तो करता नहीं, मैं तो अकेलेपन में रहता हूँ, अकेले में रहता हूँ। बोले क्या कर? बोले मैं कहानियां लिख रहा हूँ, उपन्यास लिख रहा हूँ।
तो बोले आप लोगों के बोले आप तो वो ये कहने लगे जैनंद जी से, आप लोग 3 महीने में चले जाओगे? बोले हाँ। तो ऐसे करो कि ये मैं आपको एक खरोड़ा मतलब प्रारूप ड्राफ्ट देता हूँ, कुछ कहानियां हैं ये अपने साथ ले जाइएगा। तो यहाँ से वो जाने देंगे तो आपको ले जाइए। कुछ कहानियां उन्होंने दी, कुछ उपन्यास दिए, जो भी उन्होंने लिखा हुआ था तो ज्ञानेंद्र ले गए। ज्ञानेंद्र ने आके फिर कुछ कहानियां, इसमें से एक कहानी पहले उन्होंने प्रेमचंद को भेजी। तो प्रेमचंद को पसंद आए तो बोले इसका नाम क्या दूं, लेखक का नाम। अब वात्स्यन तो बता नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा तुम अज्ञेय दे दो। तो इस तरीके से अज्ञेय नाम प्रचलित हुआ। और जब अज्ञेय रिलीज हुए ये अपने सब ये लेजेंड तो लेजेंडरी प्रेमचंद जी ने ज्ञानेंद्र नाम दिया। ज्ञानेंद्र जी ने जैनेन्द्र ने दिया। जैन जैनेंद्र जी ने दिया। क्यों जैनेंद्र जी उनकी सारी किताब वो कहानियां लेके आए थे, सारा उनका जो वहां पर जो लिखा था, जब जैनेंद्र जी लेके आए थे तो प्रेमचंद को जब उन्होंने कहानी भेजी तो प्रेमचंद ने पूछा कि भाई किसका नाम चाहे। तब जैनेंद्र ने कहा कि मैं उनका नाम तो दे नहीं सकता, बता नहीं सकता, तुम ऐसे कर उसका नाम अज्ञेय कर दो। तो तब से ये अज्ञेय हुआ। तो जब अज्ञेय रिलीज होके आए और सब कुछ जैनेंद्र जी से मिले तो बोले कि ये मैंने आपका नामकरण कर दिया, चाहो तो बदल दो, बोले अब चलने दीजिए। तो इस तरीके से सत्यनारायण वात्स्यन जो है अज्ञेय भी बन गए, और आज ये भी बन जो गए। अज्ञेय साहित्यकार है तो ये जैनेंद्र जी का जीव। जी। अब आते हैं उनकी आप आते हैं, मैं दो, रिपोर्टरशिप के हाँ मैं ऊपर। सब पे आ रहा हूँ दोस्त। में इतने प्रसंग आते हैं कि मैं जब आया था तो मेरे साथ ही एक और साथी आए थे जिसका नाम था प्रयाग शुक्ल। जी। प्रयाग शुक्ल कला समीक्षक हैं, और 1966 की बात है। वो पहले कल्पना में काम करते थे, कल्पना में संपादक भी थे, तो छोटे थे, 21-22 साल के, तो यहाँ आ गए। तो अज्ञे ने कहा कि अच्छा वो कवि भी हैं, लेखक भी हैं, चित्रकार भी हैं, तो काम हम अज्ञे के साथ लेके आ गए। फिर मनोहर श्याम जोशी के पास गए, उन्होंने काम दिया। श्रीकांत वर्मा से बातचीत होने पर तो मेरे पास आके बैठ गए। मैंने कहा तुम लोग कवि लेखक, मैं पत्रकार, मेरा से क्या लेना? बोले पता नहीं दीप जी, आपसे बैठ के मजा आता है बात करने में। तो ये हमारे साथ साथ चलने लगे, हम लोग घूमने लगे, और अज्ञे ने उन्हें और प्रेरित किया कि तुम लोग दोनों साथ साथ काम करते तो अच्छा लगता है। तो वो मेरा साथी 55 साल का, तो 56 साल आज भी दोस्त है, आज भी मिलता है। जी। और बड़ी मोहब्बत प्यार वही चीज़ें याद करते हैं हम लोग कि कितना समय हम लोग इकट्ठा करते हैं। जी। 1967 में 67 बिहार में अकाल पड़ा था, और सब तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। दिनमान के लिए कवरेज किया करते थे फणीश्वर नाथ रेणु, जी। अनदर लेजेंडरी पर्सन। बिल्कुल। तो उन्होंने रेणु जी को फ़ोन किया, अज्ञे जी ने, कि आप तुम तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ, और हम दोनों वो कवर करने चलेंगे अकाल बिहार का जो बहुत ज़्यादा है, तो हम दोनों चलेंगे, तुम नोट्स लेना, मैं फ़ोटो लूँगा, अच्छा। और कहाँ कहाँ नोट्स लेने हैं, कैसे कैसे लेने हैं, वो तुम करोगे, तुम तय करोगे, मैं तुम्हें बताता जाऊँगा। और फोटो के बाद थोड़ा तुम मुझे आइडिया देना कहाँ कहाँ से अच्छी फोटो हो, क्या करें। तो ये दोनों की जोड़ी ने खूब कवरेज की, और अब 4-5 दिन बाद अज्ञे जी वापस लौट आए। तो दफ्तर हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस के बेसमेंट में फोटोग्राफ सेक्शन थी, इसमें 4-5 फोटोग्राफर थे। उन्होंने एक फोटोग्राफर को बुलाया जिसका नाम परमेश्वरी दयाल था। तो उन्होंने अपना रोल दिया, जो वहाँ की फ़ोटो खींची थी, बोले डेवलप करके लाइए। तो डेवलप करके जो भी आधे पौन घंटे घंटे बाद लेके आए। तो जो फोटोग्राफर उनके फ़ोटो डेवलप करके आया, तो वो बुड़बुड़ाता आ रहा था कि अगर ऐसा कोई
संपादक फोटो खींच सकता है, तो हम लोगों को यहाँ बने रहने का फायदा नहीं है। हमारे से बहुत खुला हुआ था। खैर अंदर चला गया, वहाँ सैन जी को दिखाया, रोल उन्होंने दिया। वहाँ सैन जी ने उन्हें मार्क किया कि ये की फोटो बना दो, बड़े बड़े फोटो में इस साइज इतने बाई इसकी फोटो बननी चाहिए। जितना भी समय लगा फोटो लेके आया, तो कुछ फोटो उनके हिसाब से नहीं, बोले ये फोटो कैसे बनाई आपने, इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, इसको। फिर उसकी फोटो का बुरभात, यार इतना अच्छा फोटोग्राफर की जानकारी रखता है। मैं तो इतने साल हो गए, इतने संपादकों के साथ किया, किसी को समझ ही नहीं है कि फोटोग्राफरी होती क्या है। खैर बहरहाल इतने में रेणु का मैटर आ गया, कुछ फोटोग्राफ उनके साथ चले गए। जो बड़े फोटो बनाए थे उसमें उन्होंने एक एग्जीबिशन करनी थी, प्रदर्शनी करनी थी, चित्र प्रदर्शनी। जब वो बिहार के दौरे पे थे तो उनकी जयप्रकाश जी से मुलाकात हो गई। जयप्रकाश जी उन्हें बहुत पहले से जानते थे, जब ये रेडियो में काम करते थे। किसी सिलसिले में भूदान के ऊपर फिल्म बनाने गए थे विनोबा भावे से मिलने के लिए। विनोबा भावे ने इनको कोई परवाह नहीं की, तो उन्होंने फिर सब परिचय करवाया था कि ये वज्ञे है, वात्स्यन है। तब उन्होंने फिल्म बनाई थी, अलग ये अलग कहानी है। तो तब से ये काफ़ी समय से जयप्रकाश जी जानते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं एग्जीबिशन करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि उसका उद्घाटन आप करेंगे। बोले ठीक है मंजूर। तो ये समझौता हो गया। वो अपने दिनमान में कहानियाँ चंद के फोटोग्राफर के दिन एग्जीबिशन लगी, और जगह मुझे याद नहीं रही, बहुत अच्छी एग्जीबिशन थी और काफ़ी क्योंकि हमारा जुड़ाव था और मुझे जाना भी था। तो ये दिल्ली तो आ गया, जेपी फ्रेंड्स कॉलोनी में कहीं रहते थे अपने दोस्त किसी के पास। तो अज्ञे के पास फोन आ गया, भाई माफ़ करना अज्ञे जी, मैं यहाँ बुखार आ गया, बीमार हो गया हूँ। बोले उद्घाटन कैसे करेंगे? और एक तरीका है, आप बड़ा सा मोटा सा पेन भेज दीजिए और कागज़ भेज दीजिए, मैं अपना लिख के उसके ऊपर हाथ से लिख के सब भेज। और ठीक, अब बीमार है, इतना बड़ा नेता है, नहीं आ सकता। तो वात्स्यन जी ने मुझे कहा आप और श्रीकांत वर्मा चले जाइए, ये मोटा ये कागज़ और ये मोटा पेन ये ले जाइए, लिखते। तो मैं और श्रीकांत वर्मा गए। उन्होंने जो भी लिखना बहुत अच्छा लिखा, कैसे कैसे इन्होंने देखा, क्या किया, कैसे फोटोग्राफर हैं, क्या किया। तो एक बहुत बड़े उसमें जब उनका हुआ तो उसकी फ़ोटो की बहुत चर्चा हुई और बहुत सारे हिंदुस्तान भर की अखबारों में उसको सराहा गया कि एक संपादक ने ये सब किए। तो 3-4 दिन बाद महादेवी जी आए। महादेवी जी अज्ञे को महादेवी अपना वर्मा। भाई मानती, महादेवी वर्मा इनको अपना भाई मानती थी। तो बोले भाई तुम्हें सुने तुम्हारे बड़ी अच्छी प्रदर्शनी हुई है, तो हमें नहीं दिखाओगे? तो चलिए, तो हम और दोनों साथ साथ। तो बोले आज विधिवत उद्घाटन मेरी दीदी ने किया है। अज्ञे ने कहा कि जेपी आने वाले थे, आ नहीं सके, ये देखिए उनका पैगाम है, और आज उद्घाटन सही मायने में आपने किया है। तो अज्ञे के चित्रकार के बारे में उस परमेश्वरी जाल का कहना था कि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा संपादक होगा जो इतना अच्छा फोटोग्राफर में, विदेशों में हो सकते हैं। तो ये थी एक पत्रकारिता, एक पत्रिका, एक तो ये रिपोर्टर का हुआ, एक और रिपोर्टर का बताता हूँ। जी। इनकी रिपोर्टिंग बहुत पसंद की, कि इसमें निस्संदेह कोई बात कहने की बात नहीं, क्योंकि लिखी रेणु ने थी बेशक, लेकिन इनपुट सब इन्हीं का था। और हालांकि रेणु अपने आप में इनको जरूरत किसी को नहीं होती कि कोई समझाएं कुछ करें, लेकिन फिर भी अज्ञे तो अज्ञे थे और उसे जी। भाई कहते थे सब। रेणु कुछ लोग इन्हें भाई कहा करते थे। ये हो गए विद्यानिवास मिश्र, हो गए सर्वेश्वर दास सक्सेना, हो गए, सब इन्हें भाई कहा करते थे। और भी लोग थे। विषयांतर हो जाता है कभी भी, क्या करूँगा। आपको मालूम है गोवा देश से आज़ाद हुआ था। जी। सारा भारत तो हो गया, लेकिन गोवा में अड़चन जी। पड़ गई थी। जी। तो देश जब आज़ाद हुआ तो
उसमें पहला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन गोवा में हुआ, पणजी में। तो अज्ञे ने किसी और का नाम भेज के बोले मैं कवर करने जाता हूँ। वो कवर करने गए। अब उनकी अपने कवर करने के स्टाइल, लोग मैं मतलब लोगों को भ्रम हो जाता है कि कोई साहित्यकार, कवि या संस्कृत कर्मी या कोई और पत्रकार नहीं बन सकता। आज्ञा ने इस भ्रांति को भी तोड़ा। पहले बिहार हुआ, अब दूसरा ये गोवा वाला। कांग्रेस का गोवा में सम्मेलन। गए, खूब लोगों से मिला, कालन कांग्रेस का सम्मेलन अटेंड किया। 2 दिन बाद आ गए, रिपोर्ट लिखी। ये कौन से वर्ष की बात भी तो होगी? खुद रिपोर्ट लिखी थी ये। अब देखिए, होना तो वही चाहिए 66 67 होना चाहिए, 67 68। 67 ऐसे कुछ मतलब या वो ऐसे ही गोवा कुछ की होना। आजादी के 6 7 8 साल बाद। बाद ही हुआ था, पहला सम्मेलन जी हुआ था, तो खुद जी इन्होंने जी कवर जी। किया। तो जब उन्होंने लिखा दिनमान में या आसपास, तो चर्चा हुई। हमारे एक साथी होते थे रामधनी, उन्होंने दिनमान के ऑफिस में खड़े होकर कहा कि देखो रिपोर्टरों, अगर रिपोर्ट करनी है तो ये देखो जो हमारे बुढ़ऊ ने की है, मतलब अज्ञे वासने ने की है। और जोर से इतना कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स के भी लोगों ने सुना, और सब ने दिनमान की कापियां मंगा के पढ़ी, क्या रिपोर्ट। तो एक रिपोर्टर था जिसने, हमने सीखा, उन्होंने बताया कि रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्टर को क्या ड्यूटी है, कैसे करनी चाहिए। और मेरा हम्म, इम्तिहान हो गया। आप पूछें कैसे? जी। उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया, जो उस वक्त राजस्थान के राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, हाँ। उनका एक इंटरव्यू किया। वो, जैसे मैं आपको पहले भी बताया, वो अज्ञे को पीले कागज पर लिखने का शौक था, पीले उनकी स्लिप उनके पास। अच्छा। तो एक स्लिप मुझे बुलाया, एक स्लिप मुझे दी, उन्होंने कहा कि ये पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर आप एक पेज का इंटरव्यू तैयार कर। आपका संपादक कह रहे हैं आप अभी नए नए आए हैं, तो हम तो इम्तिहान ही समझेंगे ना। पॉइंट्स मुश्किल से 3 थे, 1 2 3 3 लाइनें थी शायद, और 3 लाइनों में मुझे 3 कॉलम का स्टोरी बनाई, 1000 पेज, 1000 शब्दों की। शब्दों के। बैठा, अखबार है उस लाइब्रेरी वालों से मदद ली, छांटा फांटा सब कुछ किया, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते थे ही हम लोग, तो हम समझ के इसके आसपास स्टोरी होगी। मैंने उस दिन डिक्टेशन दे के अपना टाइप राइटर में, मैं खुद टाइपिंग करता हूँ, मेरी टाइप राइटर यहाँ पर अभी पर भी है मेरे पास, टाइप खुद किया, खुद टाइप करके, जो 2 3 4 घंटे लगे करके उनके ऑफिस अंदर भेज दिया, पीएन को बुला के। और धड़ का दिल कांप रहा था, क्या लिखे। 5 मिनट बाद आ गया वापस, शायद एक शब्द बदला था उन्होंने कहा, तो अच्छा लगा कि ये इस इम्तिहान में मैं पास हो गया। और इसके बाद मुझे बुलाया, अच्छा अंदर, बोले बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा, नहीं ठीक है, हमारे लिए शाबाश। अब ये हमेशा इस बात का जोर दिया करते थे कि हर व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए। हम्म, केवल पत्रकारिता में ही क्यों, हर क्षेत्र में आपको हर चीज आनी चाहिए। मैंने कहा भाई, आप जैसा तो हर बन नहीं सकता कोई। आप जहाँ जाते हैं वहाँ भाषा सीख लेते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ हम्म। का साहित्य पढ़ लेते हैं। आपको तो दलाई लामा का गुड़ती है, तो क्या हम्म, आध्यात्म हर एक को मिला हुआ है? बोले ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरे पिताजी कहा करते थे। उन्होंने एक प्रसंग बताया
जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा अपना कुछ नहीं है, ये आगे की बताई हुई चीज़ें हैं जो जी, उनके साथ मैं इतने 22 साल तक जुड़ा रहा। दिनमान में 5 साल रहा, बाकी उनके साथ भी जुड़ा रहा। और जो चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ वो आगे के मुख से सुनी हुई हैं, जी, मेरा इसमें कहीं कुछ नहीं। जी, तो उन्होंने बताया कि साहब ऐसा है कि हमारे यहाँ जैसे तुम्हें बताया, आपको मालूम होगा कि मुझे आप ही कहा करते थे, तुम किससे कहते हो वो मैं और बताऊंगा आपको। तो आपको जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ मास्टर आया करते थे। बोले एक दिन हुआ ये कि हमारे संस्कृत के गुरु जी आए। हमारे दो, अच्छा होता था कि हर, इनके 10 भाई बहन थे, हर 2 आदमियों के लिए अलग अलग टीचर हुआ करते थे, कहीं इकट्ठे नहीं 10 को 10 पढ़ाना, क्लास नहीं लगानी। तो बोले एक दिन हुआ ये कि मेरे 2 भाई जो थे उनको कोई संस्कृत का पाठ पढ़ाया गया, तो उनको समझ नहीं आया। जब मास्टर, तो हमारे शाम को जब पिताजी ने पूछा उनसे कि आज आपके गुरुजी ने क्या पढ़ाया है, तो उन्होंने बताया, बता नहीं पाए होंगे। तो बोले मैं एक तरफ खड़ा था, मैंने बोला मैं बताऊं, मैं सुनाऊं। तो बोले सुनाओ। तो मैंने सुना दिया ठीक ठाक। बोले तुम तो वहाँ थे नहीं, कैसे हो? बोले मैं जब उधर से जा रहा था घर के में, देखा कि मास्टर जी कुछ पढ़ रहे हैं, तो मैं खड़ा हो गया, मैंने भी सुन लिया, तो मेरे कान में पड़ गए। ये उनकी स्मरण शक्ति, ये हम्म, उनकी ग्रह शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति। तो जब मैं ये कहता हूँ कि इतनी लैंग्वेज वो जानते थे, तो उनकी ग्रहणशीलता इतनी जबरदस्त कि जहाँ वो जाते थे उनके पिताजी के साथ ये यज्ञ थे। और कमाल के, अब जब मैं उनको स्वावलंबी के अब होने की बात करता हूँ, तो उनकी स्वावलंबन को सुनिए सब, उनके आपके, आपको ताज्जुब होगा, या पाठकों को भी ताज्जुब होगा, या छात्रों का भी ताज्जुब होगा। आगे कहा करते थे कि मैं जूते गांठ लेता हूँ, हम्म, मैं जूते गांठ लेता हूँ, मैं फर्नीचर जोड़ लेता हूँ, मैं मिठाई बना लेता हूँ, मैं जल्दबाजी कर लेता हूँ, जल्दी बना, मैं प्रूफ रीडिंग कर लेता हूँ, मैं कंपोज कर लेता हूँ, मैं प्रेस की मशीन चला लेता हूँ, मैं फोटो खींच लेता हूँ, मैं फिल्म डेवलप कर लेता हूँ, प्रिंट बना लेता हूँ, फूलों और तरकारी की खेती कर लेता हूँ, बंदूक और पिस्तौल चला लेता हूँ, तैरना भी मुझे आता है, मैं तैराक भी हूँ, क्रिकेट, टेनिस और बैडमिंटन खेल लेता हूँ, समझ लेता हूँ। ये मेरी हॉबी नहीं है, ये शौक नहीं है, ये मैं करता हूँ। अब ये कहोगे कहाँ से समय लगता था? बोले समय समय, आप फालतू की चीज़ों में मत उलझिए तो समय की कमी है। हम्म, आप किसी के ऊपर निर्भर क्यों रहते हैं? आप क्यों नहीं आत्मसम्मान से जीना सीखें? अगर मैं आप लोगों को यहाँ आके कहता हूँ दिनमान में कि कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है, कोई भी अपरिहार्य नहीं है, तो मैंने तो आपको तय कर दिया। मैं तो मोची को भी अपरिहार्य नहीं मानता, मैं तो नाई को भी नहीं मानता, मैं तो जो प्रिंटिंग करने वाले मशीन, मैंने उनको भी नहीं मानता। मैंने आपके सामने कंपोजिंग नहीं की थी, मेरे सामने एक बार कंपोजिंग की उन्होंने, हैंड कंपोजिंग। तो ये सीखते थे उनसे, हम बैठ के बातें बताया करते थे, और अपने उसके बारे में बताया करते थे, उसके अपने उसके जीवन के बारे में, क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में। एक मैंने सीरीज की थी रेडियो के लिए, जी, क्रांतिकारियों के ऊपर, स्वाधीनता सेनानियों के ऊपर। उसमें जी, इनसे बात हुई। इनके जो साथी थे, जिनका नाम था विमल प्रसाद जैन, वो बड़े हमारे बड़े अच्छे मित्र, वो दरियागंज रहते थे, और दरियागंज
में हमारा प्रेस हुआ करता था। जब मैं अपने स्कूटर से निकलता तो कभी कभी सैर करते हुए मिल जाते मुझे, तो बोले क्या है तुम्हारे संपादक का क्या हाल है। मैंने कहा आपसे बढ़िया कौन जानता होगा, कब कितनी देर हो गई मिले। बोले कल आया था, आज मिला नहीं, तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा मेरी? आप फालदा पर्सन क्यों? पता है? बोले मालूम नहीं, वो उनको जो काम तो कर देते हैं। बोले मेरा फर्ज है, मैं रिपोर्टर हूँ, फील्ड में रहता हूँ। बोले और भी वही तरह काम है, सिर्फ वही दफ्तर के काम थोड़ी बहुत। मैंने कहा कृपा है, आप ये बताओ कि इनका स्वभाव कैसा है। बोले ऐसा है कि मैं और ये दोनों साथ साथ ही आम तौर पे रहते थे। मैं शक्ल से बनिया हूँ, लगता हूँ शक्ल से, तो मैं बनिए की दुकानदारी कर रखता हूँ, और ये पीछे बैठ के अपना कुछ ना कुछ हम बना रहा होता है या कुछ ना कुछ कर रहा होता है। मेरी आड़ में सारा फायदा ये उठाता था। मैंने पकड़े, बोले ये पकड़े जाता तो वहीं पकड़ में आ जाता था। तो ये क्या था, मैंने कि तो बोले बनिया साथ में जाएगा, भून तो पीछे गई, और कभी कभी ये बच जाता और मैं पकड़ा जाता। जैसे दिल्ली केस हुआ था, ये तो छूट गया भाई, और मैं फांसी की सजा हो गई। तो मैंने कहा बोलते ही, उन्होंने बोले बोलता तो ऐसे ही है भैया, धीरे ही बोलता है। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो बोलता है मतलब की बात बोलता है, और इसे ये शौक नहीं है बैठकबाजी का। ये बैठकबाजी नहीं करता, ना गपबाजी करता है, कुछ ना कुछ करता रहेगा, या ड्राइंग बनाता रहेगा कुछ। इसकी आप पुरानी इनकी किताबों देखोगे, जितने रेखांकन होंगे खुद के बनाए हुए होंगे। और आप मान लीजिए कोई पेंटर है तो आपको बता देगा ये क्या करना है, शौक है। बोले एक बात तो ये हुआ कि इसने कुछ लोग ये तंग करने लगे, तो जेल वालों से कहा भैया मुझे वो दे दो जहाँ सजा याफ्ता को रखते हो, खूनियों खूनियों को रखते हो, काल कोठरी। बोले क्यों? बोले यार इनसे जान छूटेगी मेरी, और मैं काम करूंगा। तो लिखने का ऐसा उसे चास्ता पंजाबी से कहते हैं। तो काल कोठरी अपने यहाँ लाट कर लेता था, लिखता रहता था, और टाइप राइटर भी ले गया था अंग्रेजी का, और टाइप भी करता रहता था। मतलब इसका क्या खूबी नहीं है। तो ये हम लोगों की दोस्ती थी, और हम लोग का काम था, और खूब हम लोग मिलजुल के किया करते थे। और एक बोले एक इसमें एक और खूबी इसमें है। एक खूबी यह है कि बहुत लोगों की मदद कर, बहुत लोग जाओ इसके पास आ गया, वो खाली नहीं जाएगा। और मुझे तो किसी ने बताया, इसके अलावा मनोज श्याम जोशी ने बताया कि कम से कम इसने हजारों लोगों को नौकरियां लगवाई होंगी, या मदद की होगी किसी तरीके से। और जब कोई इसका शुक्रिया करता, बोले मैंने क्या किया? कहते हैं जिताना नेवर एवर, कभी किसी ने नहीं। मेरे पास बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने कभी उन्होंने नहीं जिताया। मैंने कहने की कोशिश भी नहीं की कि मैं जानता हूं उनका स्वभाव क्या है। जी बेशक मेरे साथ बहुत खुले हुए थे, जी लेकिन दिनेश जी मैंने कभी लिबर्टी नहीं ली। इसलिए अगर मैं ये कहूँ कि मैं उनके उन करीबी 4-5 लोगों में से हूँ, तो ये कोई मैं अहंकार नहीं होगा कोई बात, ये हकीकत। जी, बिल्कुल आपने और सही वो कहा। अपनी, और और आप उनकी कुंडली एक ये बताती है। अब अच्छा टाइम हो रहा है, चलिए मैं खत्म करता हूँ। जी, उनकी बिल्कुल कुंडली हम आप अंतिम आप तो भाग में आ रहे हैं। कुंडली, आप अपनी बात अब बात पूरी कर लीजिए ताकि हम प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले जाएँ इस टाइम। हाँ मैं जी, उनकी कुंडली की आपको आपके लिए अच्छा होगा, उनकी कुंडली आप भी देखिएगा, 7 मार्च 1911 की। जी। और उनकी कुंडली में उनके माता जी ने कहा भाई ये मेरा लड़का है, कुछ पंडित जी जोशी कुछ करेगा कि नहीं करेगा। हुँ, बोले ऐसा है, या तो ये बादशाह होगा या फकीर होगा। जी, बोले फकीर? बोले हाँ, मस्त आदमी है, इसे किसी चीज कमी तो होगी नहीं, कहीं उसके माँ बाप बुरा ना मानते हैं। बोले यार ये तबीयत का बादशाह होगा। और अब ये मुझे बताते हंसे थे। बोले हाँ, मैं तबीयत का बादशाह हूँ, और मुझे इस पे गर्व है, यही मेरा आत्मसम्मान है, इसीलिए मैं बिल्कुल। जिया हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कोई मुझे कहता है कि तबीयत का बादशाह।
बिल्कुल, आपने ठीक कहा और कुछ टेक्निकल व्यवधान भी आ रहा है जहाँ पर शायद कुछ तस्वीरें अटक रही हैं, शायद नेट की प्रॉब्लम आ रही है। आवाज़ तो आ रही थी लेकिन तस्वीरों के आने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करेंगे कि त्रिलोकदीप जी की तस्वीरें शायद स्टिल होकर आ रही थी लेकिन आवाज़ पूरी आ रही थी। ख़ैर, लेकिन हमने अपनी वार्ता को जारी रखा है और अ, इस युग के अंदर हमें टेक्निकल जो व्यवधान आते हैं उनके साथ भी प्रतिदिन जूझना पड़ता है। वो हमारी रोज़ की एक तरह से जो दिनचर्या उसका एक हिस्सा बन गए हैं जो टेक्निकल व्यवधान है, ख़ास तौर से नेटवर्क के जो व्यवधान हैं। ख़ैर मैं त्रिलोकदीप जी का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अभी अगले अंक जब छठे अंक में आएँगे, एपिसोड में आएँगे तो बहुत सारी चीज़ें हम और भी अज्ञेय जी के बारे में और त्रिलोकदीप जी के बारे में उसमें हम बात करेंगे आप लोगों के साथ में। त्रिलोकदीप जी कोई आखिरी आप कोई संदेश देना चाहें तो? अगर आपकी आवाज़ आ रही है तो? संदेश, आज जो कुछ मैं हूँ पत्रकारिता में, वो अज्ञेय की बदौलत हूँ। और उन्होंने जो आत्मसम्मान और स्वावलंबन की बात की है, उसका पालन करने की कोशिश करता हूँ। चाहता हूँ कि जो पत्रकार हैं या जो बनने वाले पत्रकार हैं, वो अपने आप को ऐसा बनाएं कि कोई ये ना कहे कि इसको ये नहीं आता, वो नहीं आता। आप अपने तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल, आपने सही कहा परिश्रम और आप परिश्रम आप अपने लिए करते हैं, और आपका परिश्रम देर सबेर ज़रूर रंग लाता है और रंग लाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा और ये बहुत अच्छा संदेश है, ख़ास तौर से यंग पत्रकारों के लिए जो अभी सीख रहे हैं, जो रिपोर्टर्स हैं कि एक क्वालिटी, एक गुणात्मकता जो होती है, वो क्या होती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे विदा और त्रिलोकदीप जी का करेंगे शुक्रिया अदा कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आए और ये 5वाँ एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया है। बहुत जल्दी हम छठे एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। त्रिलोकदीप जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हम मिलते हैं बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। दर्शक मित्रों, शुक्रिया, बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ में और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे नए एपिसोड आए, आप तक वो पहुँच जाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने का।